हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द यूनियन जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट, पार्ट 1। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द यूनियन जुडिशरी, यानी कि यहाँ पर हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आगे के चैप्टर हम जानेंगे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। अब यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे यहाँ की एपेक्स कोर्ट है, यानी कि टॉप की कोर्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जहां पर हम बात करेंगे एपेक्स कोर्ट हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद आती है हमारी हाई कोर्ट, और इसके बाद आती है हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट या जिसमें कि आते हैं कौन, इसमें आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड निचली जो भी लोअर कोर्ट्स हैं वो आती हैं। यानी कि जैसे हम बात करें ग्राम पंचायत वगैरह हो गई, ठीक है, छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट है तो लोग जो है ग्राम पंचायत जो है उससे सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं सुलझता है मामला तब वो पहुंचते हैं कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर वहां से भी उनका मामला नहीं सॉल्व होता है, या फिर कह सकते हैं कि वहां से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तब वो पहुंचते हैं कहाँ पर, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे टॉप की कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे, तब फिर वो क्या करेंगे, री अपील करेंगे यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि अपने दिए गए जो डिसीजन है उस पर वो दोबारा से सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेसेसिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन फेडरेशन। तो फेडरेशन सिस्टम हमारे यहाँ है जहाँ पर जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली काम करती है। फेडरेशन सिस्टम जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो 3 अंगों में बटी हुई है। फर्स्ट जो है मतलब इसके अगर हम सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट जो है वो आती है लेजिस्लेटिव, जो कि हमारे यहाँ कानून जो है वो बनाने का काम करती है। सेकंड जो है वो है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लेजिस्लेटिव, फेडरेशन सिस्टम है हमारे यहाँ। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है वो लेजिस्लेटिव, नियम कानून बनाने का काम करते हैं। फिर आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव, जो उसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट कराते हैं उन लॉ को, जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो आती है। फिर आता है कौन, फिर आती है हमारी जुडिशरी। अब क्या है, ये तीनों ही बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, नियम कानून जो है वो बनाने की बात हुई, वो लाए गए। ये क्या है, वो उसको इम्प्लीमेंट कराता है। कैसे, आगे वोटिंग से, सहमति से, इनके जो द्वारा इनको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। फिर आता है सबसे मेन रोल किसका, जुडिशरी का, कि यहाँ पर नियम कानून जो है वो बन तो गए, लेकिन कहीं पर जो पब्लिक है उसका कहीं पर उनके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। जो चीज़ें हैं क्या वो जो नियम कानून लाए गए हैं क्या वो सही है। तो ये देख रेख जो है वो कौन करता है, ये करती है हमारी जुडिशरी, और जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है। सबसे बड़ी चीज़ कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, इस पे किसी का भी कोई दबाव नहीं होता, न कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी का और ना ही किसी गवर्नमेंट का। तो जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ही स्वतंत्र होकर काम करती है, जो कि एक फेडरेशन कंट्री जो होती है वहाँ पर ज़रूरी होती है। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सेटअप इन फेडरेशन। तो यहाँ पर ये उस फेडरेशन सिस्टम जो है वहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये इंडिपेंडेंटली काम करे। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर अ जेन्युइन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होगी वही क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या सही तरीके से करेगी। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारी जुडिशरी जो है वो क्या कहलाती है, हमारी जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन कहलाती है, कि वो उसकी सुरक्षा करती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कई सारे लोग जो थे उन्होंने मिलकर उसको तैयार किया, काफ़ी सारा समय लगा, लेकिन अब क्या है, हर एक चीज़ जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का क्या मतलब है, कोई भी अपने अकॉर्डिंग निकाल सकता है। तो इसके लिए कौन बैठा है, इसके लिए हमारी जुडिशरी बैठी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन। ठीक है,
अब आते हैं हम आगे, इंटीग्रेटेड जुडिशियल हेरारकी। हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल हेरारकी पाई जाती है। इंटीग्रेटेड यानी कि एकल जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है, एकल या एकीकृत कह सकते हैं, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही कानून होगा, पूरे देश के लिए एक ही कानून होगा। एक स्टेट के लिए जो डिसीजन होगा किसी क्राइम पर, वही सेम डिसीजन जो है वो मिलेगा दूसरे स्टेट में भी क्राइम पर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। अब हम बात करें यूएसए की। यूएसए में देखें तो यूएसए का जो जुडिशरी है वो यहाँ से कुछ चेंज है। किस तरीके से? जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है वो पाया जाता है, पूरे देश के लिए एक ही कानून है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे देश में विविधता पाई जाती है, हमारे यहाँ विविधता पाई जाती है। अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स से बिलोंग तो करते ही हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो ऐसे में डिस्प्यूट जो है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, भेदभाव की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और इसके लिए ज़रूरी है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का। अब हम बात करें यूएसए से हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे है, अलग है। पहला तो हमने बोला कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ पाया जाता है। अब यूएसए में देखें तो यहाँ पर ड्यूअल जुडिशियल सेटअप जो है वो पाया जाता है। ड्यूअल जुडिशियल सेटअप, जहां पर यूनियन के लिए जुडिशियल सेटअप जो है वो अलग होगा, वहीं पर हम बात करें स्टेट्स के लिए जुडिशियल सेटअप जो है वो अलग होगा। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक ही, क्योंकि विविधता पाई जाती है ना, वरना सबके साथ क्या है, न्याय जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो एक तो इस तरीके से हमारे यहाँ जुडिशियल सेटअप जो है वो यूएसए से अलग है। चलिए बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू कैसा है? इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की बात करें हम लोग तो वो ऑटोमेटिक नहीं है। वहां पर जरूरत है किसकी? पब्लिक के या सिटीजन जो है उसके रिक्वेस्ट की। जब वो रिक्वेस्ट करेगी तब जुडिशियल रिव्यू होगा। यही हम बात करें यूएसए, जहां पर लेजिस्लेचर जो है उसके द्वारा लॉ जो है वो लाया गया। अब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक्शन ले लिया, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू जो है वो ऑटोमेटिक होता है। हमारे यहाँ क्या है, रिव्यू मतलब उसको दोबारा से देखना, जैसे आप रिव्यू करते हो या आप कह सकते हैं रिवीजन करते हो अपने चैप्टर का, तो उसमें वहाँ क्या है, वहाँ ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती हैं। रिव्यू को भी हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जुडिशियल रिव्यू, जैसे कोई लॉ जो है वो लाया गया, पास हो गया, अब इस पर जुडिशियल रिव्यू कब होगा? जब कोई पर्सन जो है, कोई सिटीजन या कोई ग्रुप जो है वो वहां पर रिक्वेस्ट करेगा यानी अपील करेगा, तब उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिव्यू, ये लोग रिव्यू करते हैं लॉ एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन बेस्ड ऑन सिटीजन्स रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट, बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाइंडिंग इफेक्ट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए क्या है, हमारे यहाँ टॉप की कोर्ट क्या है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसने मैंडेट बताया है, ज़रूरी बताया है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी, उससे जो निचली कोर्ट है यानी उससे जो लोअर कोर्ट्स हैं, इसमें हाई कोर्ट भी आती है, इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आती हैं, तो वो उस लॉ को मानने के लिए बाध्यकारी होंगी। बाइंडिंग इफेक्ट क्या होगा कि इन्होंने एक्शन जो भी लिया, जो भी इन्होंने जजमेंट दिया, वो मानने के लिए वो बाध्यकारी होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स that decision of the Supreme Court are binding on all courts within the territory of India. Ensure uniformity and consistency in legal interpretation throughout the country. Throughout the country legal interpretation यानी कानूनी व्याख्या जो होगी वो कैसी होगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर की गई है तो यूनिफॉर्मिटी होगी और कॉन्सिस्टेंसी उसमें होगी, यानी कि सभी के लिए वो एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए अलग होगी और दूसरे स्टेट के लिए वो अलग होगी, वो सभी के लिए एक ही होगी। चलिए बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा कंपेयर कर रहे थे और बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ही हम लोग डिटेल जो है वो देखते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल रूट्स की। तो हिस्टोरिकल रूट्स, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि इस्टेब्लिश हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आगे के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यहाँ पर पहले क्या था, प्रिवी काउंसिल थी। प्रिवी काउंसिल जो कि हैंडल होती थी, कह सकते हैं हम लोग, ब्रिटेन से वो हैंडल होती थी। और उस समय की हाईएस्ट कोर्ट जो थी, जिसका न्याय जो था वो सभी को मानना पड़ता था, वो थी प्रिवी काउंसिल। लेकिन उसके बाद जब हमें सॉवरेनिटी मिली तो उसके बाद से हम देखते हैं, यानी 1950 से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हमारी जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है वो बन गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट हमारी कौन सी बन गई, सुप्रीम कोर्ट बन गई। कब से, जब 1950 हमें सॉवरेनिटी मिली, 1950 से प्रिवी काउंसिल जो है इसको हटा कर और फिर आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो कि जजमेंट के लिए हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्याय के लिए जब हम जाते हैं, कोई भी पर्सन जो है वो जाता है, तो हाईएस्ट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर ही सुनवाई होती है। अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं होते, जैसा हमने पहले भी समझा, तब उसके बाद वापस से वहीं पर ही अपील की जाती है, उससे ऊपर की कोई कोर्ट नहीं है। बात करते हैं कंपोजिशन। तो सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन में हम देखें तो एक चीफ जस्टिस होते हैं एंड अदर एडिशनल जजेस होते हैं। अब ये जो एडिशनल जजेस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एडिशनल जजेस जो है, इनके नंबर्स क्या होते हैं, तो इनके नंबर जो है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होते रहते हैं। यानी पार्लियामेंट के निर्देश पर या उनकी एडवाइस पर इनको कम या ज़्यादा किया जाता है। यानी कि ज़रूरत है तो उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है उनके जजेस के नंबर, और ज़रूरत नहीं है तो उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट के आदेश के अकॉर्डिंग होता है। अब हम बात करें करंट में कितने एडिशनल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो एक तो चीफ जस्टिस हैं एंड अदर 33 यहाँ पर एडिशनल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में करंट में। हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, या फिर भारत का चीफ जस्टिस कौन कहलाता है, तो भारत की कोर्ट कौन कहलाता है, भारत की कोर्ट कहलाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसी को हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि उसे हम CJI के नाम से भी जानते हैं। तो करंट में CJI कौन है, करंट में CJI है मिस्टर DY चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल जो था वो स्टार्ट हुआ था 2022 में। 2022 से ये हमारे CJI हैं। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट हम देखें तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, अपॉइंटमेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ, और उस बेस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये भी कंसल्ट करते हैं किससे, सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, या फिर हम कह सकते हैं कोलेजियम सिस्टम जो है, कोलेजियम सिस्टम जो है इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको अपॉइंट किया जाता है। अब ये कोलेजियम सिस्टम क्या है ये समझेंगे हम, फिर हमें ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। कोलेजियम सिस्टम की बात हम करें तो यहाँ पर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो होते हैं। तो ये सभी आपस में कंसल्ट करते हैं, उस हिसाब से वो जजेस जो हैं उनके नाम जो है वो डिसाइड करते हैं, और फिर उन नामों पर आगे प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कंसल्ट करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कौन से जजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो जो जिनको प्रेसिडेंट जो है वो सही समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, उनके साथ वो कंसल्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कहलाता है कोलिजियम सिस्टम, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये आपस में कंसल्ट करते हैं। उस बेस पर फिर आगे जो प्रेसिडेंट हैं वो अगर आगे कंसल्ट करते हैं, और फिर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोलेजियम सिस्टम। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट पहले जो किया जाता था, तो पहले इनको अपॉइंट करने का जो तरीका था, जहाँ पर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे, सीनियर मोस्ट जजेस, वो पार्टिसिपेट करते थे, मतलब वो आपस में कंसल्ट करते थे, और उस बेस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मतलब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट किया जाता था। लेकिन अभी कुछ सालों से क्या है, ये चीज़ चेंज हो गई। अभी के टाइम में अगर कहा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोलेजियम सिस्टम जो है इसके बारे में हम समझेंगे। कोलेजियम सिस्टम की अगर हम बात करें, ये हमने समझा कि क्या होता है। कोलेजियम सिस्टम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। कोलेजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 1993 में लागू हुआ था, और इसको बाद में आगे हम देखते हैं 1998 में हमारे प्रेसिडेंट ने इसको आगे डेवलप किया था।
अब इसके बाद कॉलेजियम सिस्टम जो है इसी के तहत चीज़ें चल रही थी। और लेकिन फिर हम देखते हैं अप्रैल 2015 में क्या होता है, NJAC के द्वारा कॉलेजियन सिस्टम जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ से कॉलेजियन सिस्टम जो है वो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं कि आगे फिर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसमें सुनवाई होती है, जहाँ पर NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कि असंवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो पाया जाता है, और इसके तहत इसको क्या कर दिया जाता है, इसको फेल किया जाता है, और फिर आगे कॉलेजियन सिस्टम जो है फिर ये आगे चलता है, या कह सकते हैं पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नल एंड अवॉइड किया जाता है NJAC को। ओके, चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है कि किसी भी हाई कोर्ट में मिनिमम 5 इयर्स तक एज अ जज उसने वर्क किया हो, लगातार कंटिन्यूसली फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, इतने टाइम तक एज अ जज हाई कोर्ट में उन्होंने काम किया हो। या फिर देखिए क्या है यहाँ पर, और यानी कि हमको ये कंडीशन जो है वो पूरी करनी है, या फिर ये पूरी करनी है। ये क्या है कि किसी भी हाई कोर्ट में मिनिमम 10 इयर्स तक एडवोकेट रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में मिनिमम 10 इयर्स तक उन्होंने एज अ एडवोकेट वर्क किया हो, या फिर ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड कुछ खास ज्यूरिस्ट वो रहा हो, यानी कि ऐसा जज जिसने किसी खास मामले में अपना जजमेंट जो है वो दिया हो, जो कि काफ़ी अच्छा जजमेंट रहा हो। तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ऐसे, ठीक है, जहाँ पर जो जजमेंट जो है वो माना जाता है कि बड़ा मुश्किल था, बट यहाँ पर ये जो जजमेंट दिया गया बहुत सही है। तो ऐसा ओपिनियन अगर हमारे प्रेसिडेंट का बनता है किसी जज के लिए, तो उसको क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके टर्म ऑफ ऑफिस, उनके कार्यकाल के बारे में। तो उनका कार्यकाल कब तक का होता है? जब तक उनकी एज जो है वो 65 नहीं हो जाती है। 65 की एज तक वो काम कर रहे होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज एंड चीफ जस्टिस दोनों के लिए है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन क्या प्रेसिडेंट इनको इतनी आसानी से हटा भी सकते हैं? नहीं, इनको हटाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर है, या फिर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जटिल है, जिसकी वजह से इनको हटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए हमने देखा है कि जुडिशरी जो हमारे यहाँ है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, क्योंकि उस पर किसी का भी दबाव नहीं होता है। क्यों? ऐसे क्या है कि अगर हम बात करें सैलरी, तो इनकी सैलरी जो है कंसोलिडेट फंड जो है उससे आती है, यानी कि सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक फंड है वहाँ से ये सैलरी आती है। तो कोई भी इनकी सैलरी जो है वो मान लीजिए दुश्मनी निकालनी है या नाराज़गी जतानी है तो इनकी सैलरी कट कर दे या इनको हटा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इनका कार्यकाल जो है वो समय से पहले कब पूरा हो सकता है? तब हो सकता है अगर इन्होंने रिज़ाइन किया हो या फिर डेथ हो गई हो। इस कंडीशन में इनका कार्यकाल जो है वो एज से पहले हो सकता है खत्म। चलिए अब रिमूवल ऑफ जजेस समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको रिमूव किस तरीके से किया जा सकता है, या इनके पद से किस तरह से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि या तो उन्हें उनकी जो पावर है उसका मिसयूज़ करते हुए पाया जाता है, या फिर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने वायलेशन किया, उसका उल्लंघन किया हो, तो ऐसे में उन पर इम्पीचमेंट जो है वो चलाया जा सकता है, यानी महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि उनको हटाने का प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। अब ये किस तरीके से होता है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आर्टिकल 124 के 4th सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई जैसा आपने यहाँ पर देखा कि पावर का मिसयूज़ करता है चीफ जस्टिस या फिर जज सुप्रीम कोर्ट का, तो उसका दोषी पाया जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके वायलेशन का दोषी पाया जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट हाउस जो है उसको वो एड्रेस करेंगे, जहाँ पर जब वो उन्होंने एड्रेस किया तो उसके सपोर्ट में मेजॉरिटी हो। पहला तो उसमें जो उपस्थित लोग हैं तो सपोर्ट में मेजॉरिटी हो, उसके बाद ये जो रिमूवल प्रोसेस है तो यहाँ पर जो वोटिंग पड़े, फिर आगे पहले तो उनका जो एड्रेस उन्होंने किया उसमें सपोर्ट चाहिए मेजॉरिटी का, और उसके बाद
भाई यहाँ पर डिसीजन लेना है कि इनको रिमूव करना है इस बारे में, इस वजह से। तो ऐसे में 2/3 की मेजॉरिटी जो है वो होनी चाहिए, यानी पार्लियामेंट में उपस्थित जितने लोग हैं उनमें से 2/3 जो है वो इस सपोर्ट में हो कि हाँ, इस जज या चीफ जस्टिस जो है इनको रिमूव किया जाना है। इसका मतलब कि वहाँ पर भी मेजॉरिटी जो है वो पास होनी चाहिए और इसके बाद वोटिंग में भी पास होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मुश्किल है, बहुत इजीली नहीं हो सकता, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस हैं इनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। चलिए बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ज्यूरिसडिक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर और फंक्शन जो है उनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट की पावर और उसके जो फंक्शन है इसको हम देखें तो काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट का काम करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कस्टोडियन भी है, रिवाइसरी भी है, एडवाइसरी भी है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इनके पावर एंड फंक्शन में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो इनका एक काम क्या है, जजमेंट वाला काम है, जहाँ पर हम देखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, एक जो ओरिजिनल और दूसरा हम देखेंगे एपेलेट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ए यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें कौन से मामले आते हैं, तो देखिए हमने ये जाना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट कोई मामला जो है वो नहीं पहुंचता है। पहले क्या है, लोअर कोर्ट में वो जाता है, जब वहां से वो पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तब वो पहुंचता है कहां पर, तब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, ओके, तब वो आता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। वो क्या, कौन से मामले हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी व्याख्या। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई लेजिस्लेचर जो है उन्होंने कोई लॉ जो है वो लाया और पास कर दिया, पब्लिक जो है उसको वो नहीं समझ रही, उसका वो विरोध कर सकती है। ऐसे में उसको क्या करेगा, ये उसको इंटरप्रेट करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। कई बार क्या होता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके बीच में किसी भी मैटर को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे सेंटर ने जो कोई पॉलिसी जो है वो लाई, बट वो पॉलिसी जो है स्टेट को पसंद नहीं है। स्टेट का कहना है कि ये पॉलिसी जो है वो हमारे यहाँ लागू नहीं होने देंगे। सेंटर ने लाया पूरे देश के लिए, बट कोई स्टेट क्या कह रहा है कि ये हम अपने यहाँ अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट वाला मामला आता है। तो ऐसे मामले जो हैं वो डायरेक्ट पहुंचते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट। डिस्प्यूट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में। कई बार ऐसा होता है, इधर हम देखें तो जल विवाद, ठीक है, वो जल विवाद 2 स्टेट के बीच में चल रहा है। तो मतलब किसी न किसी कहीं बिजली जो है उसको लेकर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, या पानी को लेकर, या कुछ और चीज़ें हैं, उसको उन मैटर्स को लेकर 2 या 2 से जो ज़्यादा स्टेट्स हैं उनके बीच में किसी भी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे मामले जो हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचते हैं। जैसे मुल्ला पेरियार बांध है एक, ठीक है, ये डैम जो है मुल्ला पेरियार डैम ये बनाया गया, जिससे क्या था, तमिलनाडु और केरला इन दोनों को पानी मिलता था। अभी कुछ सालों से केरला जो है उसका कहना था कि ये जो डैम है बहुत पुराना हो गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जब अर्थक्वेक वगैरह अगर आता है तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस वजह से नया डैम जो है वो बनाया जाना चाहिए। अब इस डैम से क्या है, पानी दोनों को मिल रहा था, बट ये चीज़ कौन कह रहा है, केरला जो है वो कह रहा है, केरला स्टेट कह रहा है। क्यों? क्योंकि केरला में ये मुल्ला पेरियार डैम जो है वो वहां पर है। तो ऐसे में केरला ने बोला भैया अर्थक्वेक अगर आता है तो हमारे यहाँ इससे नुकसान है, और इसलिए एक नया डैम जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में तमिलनाडु का कहना है कि भाई आगे आने वाले जो खतरे हैं उनको अपने से ही सोचकर, बिना वजह ही सोचकर ये लोग जो है उसको नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। केरला का कहना है कि भाई अगर ये डैम जो बनता है उस दौरान भी केरला को पूरी पानी जितना ज़रूरत है वो मिलता रहेगा,
ऐसी कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी तरफ तमिलनाडु जो है उसको लग रहा है भाई हमारे यहाँ कमी हो सकती है, तो इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा डिसीजन जो है वो नहीं लेना है, भविष्य की चीज जो है वो बस ऐसे ही सोचकर बिना किसी बेस के। तो इस वजह से इन दोनों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं स्टेट्स के बीच में। ऐसे वाले जो मामले होते हैं वो डायरेक्ट पहुंचते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ हो गया और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो ऐसे में क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। तो ये जो हमने देखी ये पावर, तो ये किसके पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसे मामले जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। ऐसी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो है, ये पावर जो है वो किसके पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, क्योंकि ये मामले जो है वहीं पर ही सुलझाए जाते हैं, न कि किसी और कोर्ट में। चलिए बात करते हैं बी, जो कि है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन जहां पर मामले जो है वो अपील के जरिए आते हैं। एक हमने देखा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। अदर जो मामले होते हैं, जैसे देखते हैं क्रिमिनल केस हो गए, सिविल केसेस हो गए, ये पहले जो लोअर कोर्ट्स होती है यहाँ पर चलते हैं। यहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब अपील की जाती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वहाँ के जजमेंट से, तब पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसको कहते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पर भी बहुत सारी कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। एक तो हम देखेंगे कि क्रिमिनल केसेस, ठीक है, क्रिमिनल केसेस जहाँ पर क्या है कि जो लोअर कोर्ट है, जैसे क्रिमिनल कोर्ट है, उसने क्या किया, उसने कैद की सज़ा दे दी या फिर उसने मौत की सज़ा दे दी। अब ऐसे में क्या है, अगर मौत की सज़ा दे दी जो उसकी फैमिली का है, जिसको मिली है, तो उसको लगेगा नहीं ये जजमेंट जो है वो सही नहीं हुआ, तब उसके लिए वो हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में फिर अपील की जाती है, वहाँ पर ऐसा होता है। फिर आगे क्या है, आगे फिर यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर वहाँ पर दोबारा से उसके खिलाफ सुनवाई जो है वो की जाती है। कुछ ऐसे मामले जहां पर जो लोअर कोर्ट है वहां पर क्या है, कैद की सज़ा दी गई है, लेकिन दूसरी पार्टी को लग रहा है नहीं ये सज़ा जो है वो बहुत कम है, फिर आगे वो अपील करते हैं, फिर हाई कोर्ट जो है वो वहाँ पर मौत की सज़ा दे देती है। अब दूसरी पार्टी को लगेगा नहीं ये नहीं सही है, तो वो पार्टी जो है, यानी जिसकी फैमिली का वो पर्सन है जिसको मौत की सज़ा दी गई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। तो इस तरीके से ऐसे केसेस जो हैं वो अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। कुछ ऐसे केसेस जो क्रिमिनल केस ही होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाएंगे। तो ऐसे मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले लेती है, या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे मामले चले जाते हैं। हाई कोर्ट ही जो है वो रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट सिविल सूट्स, यहाँ पर कैसे मामले आते हैं, यहाँ पर हमने देखा मैरिज रिलेटेड मामले हो गए, डाइवोर्स रिलेटेड मामले हो गए, कस्टोडियन वाले, गार्जियनशिप वाले, इस तरीके के मामले जो हैं वो यहाँ पर आते हैं सिविल सूट्स में। अब यहाँ पर भी क्या है, इसकी भी सुनवाई हो रही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा मैटर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की डिमांड करता है, तो ऐसे मामले भी जो है वो पहुंचते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां इसको रेफर किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको ले लेती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, उनकी सुनवाई जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपील बाय स्पेशल लीव। अपील बाय स्पेशल लीव जो है यहाँ इसकी बात हम करेंगे। यहाँ पर कैसे मामले जो हैं, अपील बाय स्पेशल लीव, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो स्पेशल लीव की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे मैटर्स जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, या हम बात करें कि कुछ ऐसे मैटर्स जहां पर ज़रूरी है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करे। ठीक है, कोई केस जो है वो चल रहा है, मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में या किसी भी लोअर कोर्ट में वो मैटर चल रहा है, अब वहां पर ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर इंटरफेयर करेगा। चाहे तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट दे और चाहे ना दे। जैसे हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया तब मामला जो है वो ऊपरी अदालत में पहुंचा, लेकिन यहाँ पर अगर हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट नहीं भी देगा, बट यहाँ ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट इस मामले को अपने पास ले सकता है। जैसे हमने देखा
कि पहले क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट जो है, यहाँ मामले चलते हैं, इसके बाद पहुंचते हैं वो हाई कोर्ट और इसके बाद वो पहुंचते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, निचली कोर्ट में मामले चल रहे हैं और उस यहाँ पर ज़रूरत है इनके इंटरफेयर की, तो डायरेक्ट मामला जो है वो यहाँ पर पहुंच सकता है। इसको कहा जाता है अपील बाय स्पेशल लीव। यहाँ पर वो मैटर्स आते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ हो, अन्याय हुआ हो, ऐसे मामले जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इंटरफेयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मामलों को हम लोग अपील बाय स्पेशल लीव के नाम से जानते हैं। तो हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इस चैप्टर के बाकी पार्ट को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।